Hello all the future officers, I welcome you all in Study Funda. Today we have a special guest, Mr. Vikas Meena. He have secured All India Rank 236 in CAPF Assistant Commandant Examination 2019. तो दोस्तों हम बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, किस तरह से इन्होंने जो है इस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन की, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी और किन किन रिसोर्सों का इन्होंने यूज़ किया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विकास मीना जी का। थैंक यू सो मच सर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस मोमेंट से जब रिजल्ट अनाउंस होता है, तो क्या फीलिंग एक एस्पिरेंट की रहती है जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है। तो बताइए विकास जी, किस तरह से जो है आपको क्या वो फीलिंग थी जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो सर रिजल्ट कल आया था 3:10 के राउंड। तो 3:10 पे क्या हुआ कि साइट पे लिंक आ गया कि रिजल्ट डिक्लेयर, बट जो फाइल है वो अपलोड नहीं हुई थी। तो 5 मिनट तक फाइल अपलोड नहीं हुई। तो उस टाइम बहुत नर्वसनेस हो गया था कि क्या हो, पता नहीं क्या हुआ, क्या हो रहा है। फिर जैसे रिजल्ट आया तो उसके बाद नाम देखा तो समझ नहीं पाई क्या करना है, इधर उधर। फिर 5 मिनट तक स्टेबल हुआ, उसके बाद सबको बताया मैंने धीरे धीरे। देखिए लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पल होता है बेसिकली, जब भी आपका कोई एग्जाम क्रैक होता है, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम जो इतने हार्ड होते हैं, पूरा 1 साल का प्रोसेस उसमें लगता है उस एग्जाम को प्रिपेयर करने में। और बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरिट में फाइनल नहीं आ पाते, लेकिन जिन बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत लकी होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे विकास मीना जी का नाम आया जो कि हमसे एसोसिएटेड है स्टडी फंडा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विकास सर आपके लिए है, कौन कौन से बुक्स और रिसोर्सेज आपने बेसिकली यूज़ किए थे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो सर बुक्स के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ आपको। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट सोर्स है, और लक्ष्मीकांत में भी मेन जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करना है। जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर है और जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करना है मेन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। फिर ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी 6 to 12 तक एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी मतलब मस्ट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं सब। हिस्ट्री के लिए भी स्पेक्ट्रम बढ़िया बुक है, और मतलब अगर एक सोर्स रखना है तो स्पेक्ट्रम रखो। और एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, और वो तो इसमें ही बन रहे हैं और सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में भी बन रहे हैं इससे। तो न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुरनाल सर का वीडियो देखा था, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक होती है। और मैंने एक एनसीईआरटी है ओल्ड एनसीईआरटी एनवायरनमेंट की, तो वो बहुत बेहतरीन है। मतलब उसमें सब एनसीईआरटी के एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे। साइंस के लिए भी 8, 9, 10th की साइंस की बुक थी एनसीईआरटी, और लूसेंट की थोड़ी देख ली थी मैंने, रेफर कर ली थी। और बाकी स्टडी फंडा के नोट्स वगैरह भी रेफर करे थे मैंने साइंस के लिए, क्योंकि साइंस का थोड़ा मेरा था कि डाउट सा था, तो इसलिए मैंने वो उसके लिए थोड़ा रिसोर्स ज़्यादा बढ़ा लिए थे। और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जैसे नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो देख सकते हो आप। तो बेसिकली यही सोर्सेज थे मेरे। ठीक है, तो आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया गया। तो पीईटी का आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो बताइए एक बार स्टूडेंट्स को। सो सर पीईटी में ना मैक्सिमम लोग घबराते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। और जो उसने फिजिकली स्टैंडर्ड सेट कर रखा है ना, बहुत ही लीनियंट है एक तरह से, बहुत ही ईजी है वो क्वालिफाई करना। तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल लोअर जॉब है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो क्राइटेरियाज। तो ये बहुत इजी है, तो आराम से हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, 1 महीने की भी प्रैक्टिस करोगे रनिंग वनिंग की, तो सब क्लियर हो जाएगा। और नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है, जब तक आपका कोई ज़्यादा भी इशू नहीं है बड़ा। जैसे कईयों के कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उनको नहीं लेंगे, वो एनीमिक होते हैं कई लोग, उनको नहीं लेते हैं वो लोग। बोन डिफॉर्मेशन है तो नहीं लेंगे आपको। बाकी आपकी अगर फ्रैक्चर है, बोन डिफॉर्मेशन नहीं है, बोन सही है, तो आपको ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फिजिकल का इतना बड़ा टेंशन नहीं लेना है। ओवर वेट भी हो तो भी आपको ले लेंगे, रीमेडिकल देंगे फिर भी ले लेंगे आपको वो, क्योंकि उनको पता है कि आप फोर्स में जाओगे तो वहाँ पर आपका वेट वो रिड्यूस कर देंगे अपने आप। तो मेडिकल की टेंशन इतनी लेनी नहीं है सर। तो उसके बाद जब आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों जैसे क्वालिफाई हो जाता है, फिर आपको बेसिकली इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। सीएपीएफ के अंदर जो है 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और आपका इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज इंटरव्यू में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो आप जो है इजिली आपके लिए अच्छा रहता है कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं अगर, तो मेरिट में आपके हायर रैंक पर जाना जो है वो आसान हो जाता है। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी एक बार शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। सर इंटरव्यू मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था मेरे लाइफ का, और मैंने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया बिल्कुल भी। अगर मैं मॉक इंटरव्यू देता तो मेरे को लगता है मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते और रैंक मेरी और अच्छी आती। तो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया नहीं। फर्स्ट टाइम मैं सीधा गया वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स के पास। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कितने बोर्ड मेंबर होते हैं, क्या होते हैं। मैं गया, मेरे को ये था कि बस मेरे को सच बोलना है, कि जो उन्होंने मेरे से कुछ भी पूछा है, कुछ भी पूछना है, जो मेरे रीजंस हैं वो बताने हैं। उन्होंने मेरे से पूछना है कि आपको क्यों बनना है, तो मेरे को बताना है। क्या है, आप क्यों फेल हुए, तो बताना है क्यों फेल हुआ मैं, तो ये सब बताना है। तो मैंने सच सब सारी चीज़ें सच बताई वहाँ पर, और मेरे को लगता है वो वर्क कर गया। तो इसलिए मेरे को तो एवरेज क्या अराउंड ही मार्क्स होंगे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। अगर मैं मॉक इंटरव्यू दे देता
तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे कि आपने बहुत बार मेरे को फोर्स करा कि मॉक इंटरव्यू दो हमें, पर मैं आया ही नहीं आपके पास देने के लिए। मैंने कहा छोड़ो सर, मैं नहीं दे रहा अभी। पर मेरा को थोड़ा वो था कि मेरे अंदर इनर्शिया था वो, कि मेरे को देना नहीं था। पर अगर मैं देता तो मेरे को पता है कि मैं डैम श्योर की और अच्छे 10-20 नंबर में बढ़ा सकता था। चलो, बट स्टिल यू आर इनटू द मेरिट, दैट व्हाट मैटर्स, राइट। सो अब आप बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे जो नए तैयारी शुरू करते हैं, जैसे फाइनल ईयर में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको एग्जाम क्रैक करना है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा जो फाइनल ईयर के अंदर है, जिन्होंने बिल्कुल ग्रेजुएशन खत्म किया, अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए बिल्कुल, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर जो फाइनल ईयर में है उनको थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है और फाइनल ईयर है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट उनका, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ट्विस्ट चेंज कर लेना। फाइनल ईयर मेरा इन द सेंस ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि वो वाला। जी। तो ग्रेजुएशन वाले फाइनल ईयर वाले तो आपको आके सबसे पहले बेसिक्स बुक पढ़नी है सारी, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सबकी एनसीईआरटी पढ़नी है पहले आपको। उसके बाद आपको अलग रिसोर्सेज पे जाना है और टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। टेस्ट सीरीज में भी आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर करने हैं। अगर प्रीवियस ईयर नहीं करोगे ना तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या करा था कि मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे सारे। उसके बाद जब एग्जाम था, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज थी, उनके 2-3 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करे। तो वो बहुत मायने रखता है कि आपको टेस्ट सीरीज और बेसिक्स बुक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये चीज़ आप कर लोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, लोगों ने बना रखा है, इतना बड़ा एग्जाम है। कोचिंग के बारे में आपका क्या आइडिया रहेगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें इस एग्जाम के लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में क्या आपकी राय है? सर कोचिंग का भी अलग इंपॉर्टेंस है अपना अपना। मतलब कोचिंग में भी अगर आपको टीचर सही मिल रहे हैं तो बहुत ही फायदा है कोचिंग का, और अगर आपको टीचर सही नहीं मिल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आप इससे बड़े तो ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आप वो देख सकते हो। तो जैसे कि कोचिंग में क्या फायदा होता है कि जैसे सेकंड पेपर है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है ऐसे वगैरह लिखने के लिए, तो वो क्या, तो कोचिंग में सर हमें बता देते हैं कि किस टाइप से आपको लिखना है। जैसे मैंने रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी वीडियोस बहुत रेफर करे थे, आपसे पूछा मैंने, आपको दिखाया भी मैंने लिख के, बिल्कुल। तो आपने मेरे को बताया, वो गाइड करा, तो वो एक तरह से कोचिंग हो गई। तो आपका वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। अब कई लोग सोचते हैं कि बिना कोचिंग के हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़। हो जाएगा, होने को हार्ड वर्क करोगे तो हो जाएगा सब कुछ, पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। मतलब एट द लास्ट आप कोचिंग लीजिए नहीं लीजिए वो दैट डजंट मैटर, बट हार्डवर्क और परसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। एफर्ट जो है आपके वो आपके लगाने आपको पड़ेंगे। और अभी जो है जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021 का एग्जाम जो है पास में ही है, ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम उसमें बचा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या आप सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है 6 महीने के हिसाब से प्रिपेयर करें? लास्ट के 6 महीने में क्या आप बोलोगे उनको कि किस तरह से प्रिपेयर करें? सर तो सर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक दिन होते हैं। तो पेपर 1 में ना ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं साइंस और मैथ के 30 to 35 अराउंड। तो वो अपन ना उसमें अच्छा टारगेट कर सकते हैं, उसमें स्कोर उसमें पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो 60 to 70 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो हमें मेन फोकस ना उस पर करो आप लोग। बाकी हिस्ट्री तो सबको आता है, आपको एज लेना बाकी उससे, तो आपको एज आप यहाँ से ले सकते हो साइंस और मैथ पे, इन पर फोकस करके। फिर उसके बाद पेपर 2 आता है। तो पेपर 2 की स्ट्रेटेजी मेरी बिल्कुल अलग थी कि मैंने पैराग्राफ वगैरह पे, इन पर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन पर फोकस करा। तो अगर आप उन पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, क्योंकि ऐसे में तो सबके एवरेज मार्क्स आने हैं और आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर लेके आना है, तो आप उनमें ही लेके आ सकते हो ज़्यादा नंबर। तो आप पहले उनको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद ऐसे को अटेम्प्ट करो, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल है। और करंट अफेयर में भी स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया और आपका डिफेंस रिलेटेड हो गया और नॉर्मल गवर्नमेंट स्कीम वगैरह चल रही है, उस पर फोकस करो आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे इस YouTube सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे और जिन्होंने भी CAPFA का एग्जाम जो है क्रैक किया है, मैं दिल से जो है इनवाइट करता हूँ आपको हमारे YouTube चैनल पे आइए और बच्चों को गाइड कीजिए। क्योंकि देखिए दूसरे जितने भी एग्जाम हैं आपके, जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम है, CDS एग्जामिनेशन है, काफ़ी सारे एग्जाम है जो UPSC कंडक्ट करता है, उनके लिए एम्पल अमाउंट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर। बट CAPF एग्जाम के अंदर बहुत ही कम गाइडेंस अवेलेबल है, तो बच्चों को जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जो लोग भी इंटरव्यू देना चाहते हैं आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। सारी कांटेक्ट करने की डिटेल जो है यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा मैं मोमेंटो देना चाहूंगा टीम स्टडी फंडा की तरफ से विकास जी को। दिस इज फॉर यू विकास, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।